मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ की हुकूमत मंजूर, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान मंजूर नहीं। नून लीग की सियासी पॉलिसी वाज़ेह हो रही है, लेकिन दीगर अपोजिशन जमातें तो कुछ और सोच रही हैं। अच्छा, आई जस्ट गॉट टू नो दैट डोंकी किंग का मंगू गधा जो है वो क्या इनके कैरेक्टर से, रंगीला साहब के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था? This I didn't know, but I guess फिल्म में भी कुछ रशेस आते हैं। Perhaps हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही हो। लेकिन मैं रंगीला साहब को भी देख रही थी, वैसे तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा ट्रिब्यूट भी है, तब भी हम बात करेंगे, पर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितनी हिम्मत चाहिए इस लेवल की कॉमेडी करना, वेयर यू लिटरली आर द बट ऑफ ऑल जोक्स, और वो आपका काम भी है, और लोग जितना हंसेंगे वो आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे। लेकिन मुश्किल हो जाता होगा कभी कभार, मतलब जितना भी बंदा पर्सनली ना ले कुछ चीज़ें तो शायद कभी हर्ट कर भी सकती हैं। बट हम ये नहीं कहते कि संजीदा बात करना बहुत आसान काम है। संजीदा चाहे शो हो चाहे अदाकारी हो करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम है ज़रा लाइट नोट पे शो करना या कॉमेडी करना। बेशक एवरी एक्टर हु हैज़ बीन विद अस, उन्होंने हमें एग्जैक्टली यही बताया कि कॉमेडी करना और वो टाइमिंग और वो एक्सपेक्ट करना कि मेरा ये जोक, मेरी ये अदायगी पे लोगों को हंसी आएगी, ये श्योरिटी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, कुछ सियासी बातें जल्दी से कर लेते हैं। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एज वेल। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि हुकूमत को नहीं, वजीर आज़म इमरान खान को हटाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की सियासी लाइन अब वाज़ेह हो गई है। पार्टी के सीनियर नायब सदर कहते हैं कि तमाम जमातों ने अगर हुकूमत को हटाने का फैसला किया तो अमल करेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर लायबल होगा मुश्तरका अपोजिशन का। उसमें अगर हुकूमत को गिराने वाली बात हुई तो वो भी होगी। एहतजाज हुआ, जो भी तरीका हुआ, मकसद हसूल इक़्तिदार नहीं है, मकसद मुल्क के मसाइल का हल है और अवाम की तकलीफ को ख़त्म करना। ताहम मरीम नवाज एक रोज़ पहले कह चुकी हैं कि इस हुकूमत को गिराना नहीं बल्कि संभाला देना चाहते हैं। लोग कहते हैं इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने चार बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो तब्दीली के दावेदार हैं उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। और अब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर कहते हैं कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, लेकिन वजीर आज़म को तब्दील कराना चाहते हैं। ये जो नाहल और नालायक टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है या कर दिया गया है, ये भी एक जो है वो मुहिम्मा है कि जिसका हल होना है। नालायक आज़म और पाकिस्तान जो है ये इकट्ठे नहीं चल सकते। इस नालायक आज़म को जो है इसको अलहदा किया जाए। पीटीआई किसी ऐसे बंदे को ले आए जो सियासतदान हो। गुज़श्ता कुछ दिनों में नून लीग की हिकमत अमली किसी हद तक तो वाज़ेह हुई है कि वो पीटीआई हुकूमत के नहीं, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं। अब इस नुक्ता नज़र से बाकी अपोजिशन जमातें भी इत्तफाक करेंगी या नहीं, ये मामला क्लियर नहीं है। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बयानात से लग रहा है हमें कि वो हुकूमत हटाने नहीं बल्कि वजीर आज़म की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान की ज़ात से क्या मसला है पार्टी को, और क्या उनके हट जाने से हुकूमत बेहतर हो जाएगी, आपको लगता है? देखें, मुस्लिम लीग नून जो है उसे न तो कोई इमरान खान की ज़ात से मसला है और ना ही उसे कोई किसी सियासी जमात से कोई मसला है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की सियासत करती है, पाकिस्तान के आवाम की जो है वो भलाई चाहती है। और आप ये देख लें जो पिछले 8-10 माह की सूरत हाल है, क्या एक वक्त ऐसा नहीं था आज से कोई 6-7 माह पहले जब मुस्लिम लीग नून के सदर और लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ये कहा था कि आएँ बैठें और मिसाके है जो है वो मुर्शिद करें। और क्या बिलावल भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये नहीं कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं? तो फिर वो कौन सा रवैया है जिस रवैये की वजह से सियासी जमातें जो हैं वो नहीं बैठ सकी और इस सूरत हाल को, जो हमारी मौशियत की सूरत हाल है, इसको दिन ब दिन जो है ये ख़राब होती गई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का मुतकब्बराना रवैया है, उसकी जो है वो ज़िद है
इंतकामी जो है वो सियासत है, उसकी नालायकी है, और ये इस नालायकी आज़म का किया धरा है। अच्छा, अगर हम अज्यूम करें भी राना साहब कि किसी न किसी तरह आप लोग तहरीक इंसाफ को सतह पर ले आए कि वो इमरान खान की इन हाउस तब्दीली पर रजामंद हो जाएं, तो मुतबादिल कौन सा नाम है जो मुस्लिम लीग नून के लिए अपेरेंटली काबिल कबूल होगा बतौर वज़ीर आज़म? देखें, नहीं, इस बारे में कोई मुतबादिल नाम के ऊपर ना तो किसी ने गौर किया है, ना कोई ऐसी बात है। हाँ, APC की जो है वो मीटिंग होगी। APC की मीटिंग में जो कंसेंसस के साथ फैसले होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी पाबंदी करेगी, और वो जो भी फैसले होंगे वो एजुटेशन का फैसला हो, और वो इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए कोई तरीक़ाकार सजेस्ट करने की बात हो। और हो सकता है ऐसी बात हो, क्योंकि मुल्क है तो सब है, मुल्क है तो अपोजिशन है, मुल्क है तो हुकूमत है, मुल्क है तो सारे अदारे हैं। तो फैसला जो है वो APC में होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें शिरकत भी करेगी, उन फैसलों में अपनी तजावीज़ भी देगी, अपनी इनपुट भी देगी, और उसके बाद कंसेंसस से जो फैसला होगा उसके साथ। अच्छा राना साहब, देखा जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद की दीगर जमातें तो खासी जारहाना मूड में नजर आ रही हैं। जरदारी साहब हुकूमत गिराने का कह चुके हैं, मौलाना साहब को देखें तो वो मार्च लेकर निकलने वाले ही हैं बस अब। तो क्या ये जमातें आपके मौक़िफ़ की हिमायत करेंगी? देखें, मुस्लिम लीग नून का तरीक़ाकार वही तरीक़ाकार होगा जो APC में बैठी तमाम जमातों का तरीक़ाकार होगा। मुस्लिम लीग नून कायल होने के लिए भी तैयार होगी, और उन्हें अपनी तजावीज़ के ऊपर भी जो है वो कायल करने की जो है वो कोशिश करेगी। और सबसे पहली तरजीह प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो निकलना चाहिए। आम आदमी का चूल्हा जलना चाहिए, आम आदमी का कारोबार चलना चाहिए, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, जो है ये सबसे पहला हदफ जो है वो ये है। उसके बाद बाकी ठीक है, अपोजिशन और हुकूमत जो है ये आने जाने वाली चीज़ें हैं। कभी हुकूमत में होने वाले जो है वो अपोजिशन में होते हैं, कभी अपोजिशन में होने वाले हुकूमत में हो जाते हैं। ये चीज़ें कोई इतना मैटर नहीं करती। राना साहब, लास्टली, हुकूमत से आपकी बड़ी शिकायत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यही होगा ना कि अवाम पिस रहे हैं। होना भी यही चाहिए बतौर अपोजिशन। अब 2-3 दिन से मईशत से जुड़ी कुछ मुस्बत खबरें भी आ रही हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत को कुछ मोहलत दे दी जाए और इंतज़ार करने के बाद फिर कोई हिकमत अमली तय की जाए? देखें, मौशत से अच्छी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही। ये 1 रुपया नीचे हो गया, फिर 3 रुपये ऊपर हो गया। एक चीज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक दिन 700 पॉइंट नीचे गई, दूसरे दिन अगर 800 ऊपर चलेगी, चौथे दिन 1200 फिर नीचे आ जाएगी। देखिए, जो इकॉनमी के जो हदफ होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, जो उसके जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। अब आप किसी इकोनॉमिस्ट को आप देख लें, वो अपने एनालिसिस के बाद वो आपको कहेगा कि ये मुश्किल हालात जो हैं ये 2 से 3 साल जारी, न सिर्फ जारी रहने बल्कि इससे भी गहरे होंगे। और बजट के बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक पिक्चर जो है वो लोग बता रहे हैं, और वो किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा ना किया और आवाम जो है वो ख़ुद से फिर बाहर निकल आए, तो फिर ऐसी तहरीकें जो हैं उनकी ना कोई सिमत होती है, ना कोई लीडरशिप होती है, और वो फिर मुकम्मल अनारकी होती है और वो मुल्कों की तबाही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह हमसे बात कर रहे थे। भारत में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, माहिरीन कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीत अंदरूनी मसाइल के एजेंडे पर हुई और देखते हैं बैनुल-अक़वामी पॉलिसी क्या बनती है। भारत में लोकसभा की 542 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। अंदाज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। और अमरीकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने लिखा कि मोदी ने पार्लिमानी इंतखाबात सदारती इंतखाब की तर्ज पर लड़े और महज अपनी शख्सियत के बल पर कामयाबी हासिल की है।
और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है नरेंद्र मोदी इंडियाज वॉचमैन हेड्स फॉर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल उठाया कि अब देखना होगा कि मोदी की जीत भारत को किस तरह तब्दील करेगी भी या नहीं करेगी। दुनिया के तकरीबन सारे ही बड़े अखबारात ने बीजेपी की जीत को नरेंद्र मोदी और हिंदू इंतहा पसंदों के नजरिए की जीत करार दिया है। साथ ही साथ भारत के सेकुलर तशख्खुस को लाहक शदीद खतरात पर भी बात की जा रही है और हम भी बात करेंगे। तज्जियाकार आदिल नजम अमेरिका से ज्वाइन किया है। जी, अमेरिका से ज्वाइन किए आदिल नजम साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब, भारत में अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ही चलेगी, ये तो ऑब्वियसली तय हो गया है आज। आलमी सतह पर भारत का एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत के तौर पर उभरता हुआ जो इमेज है, क्या मजीद पुख्ता नहीं हो जाएगा इस वजह से कि मोदी जीत गए हैं दोबारा? बीजेपी और मोदी साहब की जो जीत है भारत के अंदर, वो यकीनन इंतहा पसंदी की जीत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर तमाम दुनिया में ये सिर्फ इंतहा पसंदी की लेंस से देखा जा रहा है। मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है, उसमें का भी जिक्र है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जो जिक्र है वो एक नेशनलिज्म, एक स्ट्रेंथ, एक सिक्योरिटी लीडर का इमेज है। और मेरे ख्याल में आलमी सतह पे ज़्यादा उनको एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लीडर की तरह देखा जाएगा। और इस वक्त जो है कई ममालिक जो हैं उसको मुस्बत भी देखेंगे, खुसूसन अमेरिका जो है वो देखेगा कि इस खत्ते में जहाँ चीन की एक राइज है, वहाँ एक उनका एक जो एलाई है इंडिया, उसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया है। अच्छा, ये बताइएगा आदिल साहब के मोदी की जीत मुतवक्के तो थी ही, लेकिन इन्हें अब अच्छी खासी सीटें मिल गई हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। आवाज़ें अकेले हुकूमत बनाने के काबिल हो गई है बीजेपी, वो तनहा बड़े फैसले करने की पोजीशन में आ गए हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इसे खुश आइंद करार दिया जाए या अब और ज़्यादा मोहतात और ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा चौकीदार से? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, दुनिया के लिए भी अच्छी नहीं है और मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है, अब उनके पास उस किस्म की एक पावर आ गई है, उस किस्म का एक कॉन्फिडेंस और शायद एरोगेंस आ गया होगा कि जो बातें वो छुप के करते थे अब वो ना सिर्फ खुल के करेंगे बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं। हमारे लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात यह है कि इस जीत के बाद मोदी साहब के पास उस किस्म की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में जो शायद बहुत अरसे कभी भी नहीं थी किसी के पास, और उस मेजॉरिटी से वो कानून बदल सकते हैं। खुसूसन आप अगर देखें कि कश्मीर के हवाले से जो कवानीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कुछ थोड़ी बहुती उसमें दी गई है जगह कश्मीरियों को, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कश्मीर के कवानीन को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, मुसलमानों और अक़लियतों के बारे में जो कानून है उसको चेंज कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि उनकी जो मेजॉरिटी है वो बहुत बढ़ गई है, बल्कि जो मुसलमानों की सीटें हैं इस पार्लियामेंट में वो इस वक्त ये लग रहा है कि हिस्टोरिकली सबसे कम होंगी, शायद सिर्फ 4% के करीब 24 या 25 सीटों की बात हो रही है। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है कि ना सिर्फ एक मैंडेट है लेकिन एक ऐसे नजरिए के लिए मैंडेट है। अच्छा आदिल नजम साहब, तज्जियाकार कहते हैं कि मोदी की जीत भारत के अंदरूनी मसाइल पर मबनी पॉलिसी और बयानिए पर हुई है। उनका बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल एजेंडा है, इंटरनेशनल पॉलिसी, वो क्या है कुछ वाज़े नहीं है अभी। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को इंतज़ार करना चाहिए या भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा देना चाहिए? मेरे ख्याल में जो मोदी साहब का इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी एजेंडा है वो तो बहुत क्लियर है, बल्कि उनके डोमेस्टिक एजेंडे से शायद ज़्यादा क्लियर है। उनका आलमी एजेंडा जो है वो वही है जो पहली टर्म में था और अब स्टीरॉयड्स पे होगा। और वो जो है मेरे ख्याल में अमूमन दुनिया के लिए एक इंडिया राइजिंग का एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि इंडिया जो है एक आलमी ताकत बनना चाहता है, वो चीन के सामने खड़ा होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, वो एक्सपोर्ट करता है, उसके जो लोग हैं वो तमाम दुनिया में हैं, ना सिर्फ तमाम
दुनिया में है, सक्सेसफुल है। तो ये वो उनका एक जो बयानिया इंटरनेशनल होगा वो इसी तरह रहेगा और अब मेरे ख्याल में और तकवीत पाएगा। लेकिन जो दूसरा आलमी एजेंडा जो पिछले कुछ सालों से उन्होंने बहुत उसको एक्सेलरेट कर दिया था, वो भी एक्सेलरेट होगा। और वो जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि एक मोर एग्रेसिव इंडिया, एक मोर एंटी पाकिस्तान और खुल के एंटी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ना सिर्फ कॉर्नर करना बल्कि पाकिस्तान को एक तरह से एक पराया स्टेट बना के दुनिया के सामने पेश करने देखेंगे कि और बढ़ेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। तजियाकार आदिल नजम हमसे बात कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग उनका भी पर्सपेक्टिव था। अ लॉट रिमेन्स टू बी सीन कि अभी क्या होगा, लेकिन ओवरवेलमिंग जीत जो है वो बीजेपी की और मोदी की। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत हमें नहीं रखनी चाहिए इस सारी सूरत हाल में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कराची सर्कुलर रेलवे की। अच्छा, वैसे पता नहीं कब बनेगी ये, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन खत्म होने को है। मुकर्ररा मुद्दत में काम खत्म हो, फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन जारी है। 9 मई को अदालत ने इस मसले को हल करने की डेडलाइन 15 दिन मुकर्रर तो की, लेकिन सूबाई और शहरी इंतजामिया हरकत में आई और ट्रैक पर से तजावुजात हटाने का काम शुरू किया, जो अब तक जारी है। वज़ीर रेलवे खुद भी इस मामले में काफ़ी मुतहर्रिक है और कहते हैं कि मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल हो जाएगा। हुक्म बजा लाएंगे और 15 दिनों के अंदर अंदर ये जो 45 किलोमीटर KCR है, जिसमें से हमने 20 किलोमीटर खाली करा ली है और 22-23 किलोमीटर रहती है। हम सारे अदारे एक हैं, सिंध गवर्नमेंट भी, कमिश्नर कराची भी, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी और भाई वसीम भाई बल्दिया से भी और KMC। 50 फुट जो है दो तरफा जो है इंक्रोचमेंट, ये हम 15 दिनों में सारे अदारे मिलके आपस में तावन से इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि मेयर कराची कहते हैं कि वफाक का ताउन तो मिल रहा है मगर सिंध हुकूमत का नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है, जिस तरह का इंटरेस्ट है दोनों का, फेडरल गवर्नमेंट का भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी, ये कराची को ओन करते ही नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ टू पीपल ऑफ कराची। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट हो जाएगी, उसके बाद कैसे ट्रैक पे ट्रेनें चलाएंगे? ट्रेनें हैं कहाँ? कौन देगा? रेलवे के पास अपनी ट्रेनें नहीं हैं, उनकी अपनी ट्रेनें उनसे नहीं चल रही। कमिश्नर कराची का कहना है कि कोशिश करेंगे कि 9 जून तक ट्रैक क्लियर करा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट देने से पहले पाकिस्तान रेलवे को दरखास्त करेंगे कि तजर्बाती बुनियादों पर एक ट्रायल ट्रेन सर्कुलर रेलवे पर चलाई जाए, ताकि आइंदा मुस्तकिल बुनियादों पर सर्कुलर रेलवे चलाने के लिए काम किया जा सके। देखते हैं कि कब तक होता है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी से बात करेंगे इसी सिलसिले में कुछ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का शिलवानी साहब। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक क्लियर करवाने के लिए इंतजामिया काम तो कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली क्या ये मुकर्ररा वक्त तक ख़त्म हो सकेगा? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप रफ्तार से मुतमईन हैं? वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमें 1 महीना दिया गया है कि इसको हमने कराची सर्कुलर रेलवे को चलाना है। इसमें इंक्रोचमेंट्स की हद तक जी हमने काफ़ी काम कर चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 20 किलोमीटर आप समझेंगे बल्दिया से लेके जो ड्रिग रोड तक, जिसमें सिटी स्टेशन से तकरीबन क्लियर है। हमारे ट्रैक के ऊपर इस वक्त पूरे 43 किलोमीटर्स जो हैं, इसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। तो अगर हमारे साथ पाकिस्तान रेलवे साथ दे और इस ट्रेन को जो पुराना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर ताउन करे तो ये बिल्कुल इसको हम चला सकते हैं। इफ्तिखार साहब, अब तक कौन कौन से इलाके हैं, प्लीज़ अगर आप हमें मेंशन कर दें, जो क्लियर हो गए हैं मुकम्मल तौर पर, और कहीं कहीं मसला, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई इशू तो नहीं आया? इसमें जी दुश्वारियाँ तो ज़ाहिर है, काम एक तरह से मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इसमें वही मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन तमाम एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ, इसमें जो पुलिस, रेलवे पुलिस, और फिर इसके अंदर रेलवेज़ का सबसे ज़्यादा इसमें है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि रेलवेज़ के पास वो एक्सपर्टीज़ है और उसी के साथ ये लोग इस वक्त सर्कुलर रेलवे को चला सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने अगर ये चलाना है तो वो जब ये CPEC के अंडर होगा और जब उसका प्रॉपर एक जो प्रोसीजर का और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी इंटरनेशनल टेंडर्स के बाद, तो फिर ये सिंध गवर्नमेंट इसको ओन करेगी।
इस वक्त ये सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज ही चला सकती है। अच्छा शिलवानी साहब, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और फिलहाल तो ज़िला हुकूमत और ज़िला हुकूमत और सिंध हुकूमत भी ताउन कर रही है, तो हम क्या उम्मीद रखें, कब तक कराची के शहरियों को सर्कुलर रेलवे की सहूलत मिल सकेगी आपके ख्याल में? नहीं जी, आपने इसमें ज़रूर ये देखा होगा कि जब हमने ये विज़िट किया ट्रेन ट्रॉली पे, इसमें मिनिस्टर साहब ने भी विज़िट किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी किया, तो जो फासला हम मेरे ख़्याल में अगर हम बस में या वैन में या गाड़ी में सिटी स्टेशन से लेके बल्दिया तक जाएं तो एटलीस्ट अगर ट्रैफिक आवर्स हों तो उसमें तकरीबन घंटा या सवा घंटा भी लग सकता है, और वो फासला हमने सिर्फ 20 से 25 मिनट में ट्रेन में ट्रैवल किया। तो ऑफ कोर्स उसमें लोगों को फ़ायदा होगा और लोग इसमें इसको ज़्यादा वक्त बचाने के लिए, और ये पहले भी चलता रहा था, तो वक्त में बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी हमसे बात कर रहे थे। वेलकम बैक। एक अलार्मिंग मामला लाड़काना में HIV वबाई सूरत अख्तियार कर गया। वजूहात में गैर मयारी ब्लड बैंक्स और इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल सर फहरिस्त है। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। ज़रा ये बता रहे हैं कि आलमी इदारों को वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है जिसमें HIV केसेस की तमाम तफसीलात से मुताल्लिक आगाह किया गया है। पाकिस्तान ने आलमी इदारों को बताया कि लाड़काना के इलाके रतुडेरो में HIV एड्स फैलाने के जिम्मेदार अताई, हज्जाम और गैर मयारी ब्लड बैंक्स हैं। लाड़काना में अताई सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल करने में मुलव्वस पाए गए हैं। इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एक एक इंजेक्शन को मुतादिद लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर बच्चों में जो HIV मुंतकिल हुआ है ये उनके वालिदैन से नहीं हुआ, उन्हें किसी ऐसे ही क्लिनिक पे ले जाया गया जहां उन्हें इंजेक्शंस लगा दिए गए। रितिडेरो में मकामी हज्जाम गंदे औजारों के इस्तेमाल में मुलव्वस पाए गए हैं और मुख्तलिफ ग्राहकों के लिए एक ही ब्लेड बल्ब मुसलसल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने भी मान लिया है लाड़काना के मुताबिक ब्लड बैंक्स में स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद ही नहीं है, इसलिए जो भी खून आया बगैर स्क्रीनिंग के किसी और में मुंतकिल कर दिया। दिल रुक पे ऐसी खबरें सुने कि मतलब समथिंग एज सिंपल एज कि नीडल जो सिरिंज होती है वो आप दोबारा यूज़ ना करें, अपने ऊपर भी दोबारा यूज़ ना करें, उसमें वैसे ही इन्फेक्ट हो जाती है वो इस तरह मल्टीपल लोगों पे यूज़ हो रही है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। अताई क्या होता है? ये क्वैक्स जो होते हैं, अच्छा, जो रियल डॉक्टर्स नहीं होते, जैसे कंपाउंडर टाइप कोई डॉक्टर बन के बैठे हैं। अच्छा जी, इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर डॉक्टर अस्मा नसीम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, सॉरी, सिंध के कई इलाकों में अभी हमने पूरी डिटेल दी है। HIV के फैलाव की बड़ी वजह इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस लगाना पाया गया है। तो एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज से किस किस तरह की बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं, ज़रा प्लीज़ आप हमें लिस्ट कराएं। देखें, इस्तेमाल शुदा सिरिंज एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और जिसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वाकई इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तादाद में जो बीमारी फैलती है वो है हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और HIV। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, कोई पस पड़ जाना गंदी सिरिंज लगाने से वगैरह। तो जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी है जो कि बहुत परेशान कुन है वो है हेपेटाइटिस C। और अब आजकल जैसे कि आपको पता है कि HIV भी ऐसा ही है कि इससे ही फैल रही है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में अब भी इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस लगाई जा रही हैं? ये बात तो सभी को पता है, कब से लोग सुनते आ रहे हैं। डॉक्टर्स को इस मुताल्लिक आगाही नहीं है। इन दिस डे एंड एज $1 मिलियन क्वेश्चन है ये तो बच्चा जानता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे पास डॉक्टर्स को इसकी बिल्कुल आगाही नहीं है, मेजॉरिटी को नहीं है। और हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास भी किया हुआ है जिसमें डिस्पोजेबल सिरिंजेस के बारे में ये कहा गया है, जो कि 2011 में पास हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस वो सिरिंजेस जो कि जैसे ही लगाई जाती है पेशेंट को तो वो टूट जाती है और फिर दोबारा दूसरे पेशेंट पे नहीं लग सकती, वो ही अब सप्लाई की जाएंगी। तो डॉक्टर्स को हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लॉस का पता नहीं होता और ना ही उनको बहुत ज़्यादा आगाही इस बात पे होती है कि गवर्नमेंट ने किस तरह की रेगुलेशंस रखी हुई हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि डॉक्टर्स हमारे अपने आप को अपडेट नहीं रखते और हमारे पास कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन नहीं होती, डॉक्टर्स को बार बार हम बुला के पढ़ाते नहीं हैं। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये सिरिंजेस ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस या दोबारा यूज़ होने वाली सिरिंजेस नहीं होने वाली सिरिंजेस बहुत ज़्यादा थोड़ी महंगी होती हैं।
तो डॉक्टर जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं फिर उनको फिर पैसे बचाने की सस्ती सिरिंजेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, ये मानना कि डॉक्टर्स को कभी कभार पता नहीं होता कि ये सिरिंजेस यूज़ हो रही, वो डॉक्टर बने कैसे? मतलब दिस इज़ ABC ऑफ डॉक्टरी, आप समझ लें, ऑफ मेडिसिन, कि आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनका कोई दोबारा से कोर्स करना, अपडेट अपने आप को करना, ये चीज़ तो बेसिक ABCD में आ जाती है। बट एनीवे, अब ये सिलसिला ऑब्वियसली बंद तो करना है, HIV को वबा बनता तो नहीं देखा जा सकता। तो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और गैर टेस्ट शुदा खून, ये भी एक बड़ा डिफरेंट मामला है। तो इस मामलात पर को बंद करना होगा, इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल, ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि बच्चों में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फैल गया है और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है और हमें यकीनन बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम करने होंगे और फास्ट एक्ट करना होगा, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास तो एक्ट है, सिंध गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त किस्म का एक्ट पास किया हुआ है 2011 में, तो उनको तो बस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, दैट्स इट। सब कुछ सारा काम बेसलाइन हुआ है, तो गवर्नमेंट को तो सब उठना है और कम अज़ कम मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस मंगवाएं तो सही। डॉक्टर्स अगर चाहें भी तो उनको नहीं मिल पाती, बाज़ार में नहीं मिलती उनको ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस जो कि खुद ही टूट जाएं। तो ऐसी सिरिंजेस पहले सप्लाई तो करें, सप्लाई करेंगे और फिर उनको सस्ती बनाएं ताकि डॉक्टर्स यूज़ कर सकें। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो इम्प्लीमेंट करके दे ये सारे काम, और फिर डॉक्टर्स को भी फिर CMEs और एजुकेशन के ज़रिए उनको भी अवेयरनेस बढ़ाएं। तो सिर्फ डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, हम सब का मिल के ये कसूर है कि हमने इतना बड़ा वबा की सूरत हाल है HIV के सूरत में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन एक चीज़ मैं भी यहाँ ऑब्वियसली जो कोई भी सजेशन अच्छी दे सकता है ज़रूर दे। जो खुद जाते हैं डॉक्टर के पास, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, आप डिमांड करें कि आपकी जो सिरिंज जो भी यूज़ हो रही है आप अपनी आंखों से देखें कि वो प्लास्टिक के आपके सामने खुद उतारें कि नहीं, एंड यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू डू दैट। डरे मत इस चीज़ से, आप खुद डिमांड करें टू आस्क कि भाई ये सिरिंज आई कहाँ से और आपने मेरी नज़रों के सामने क्यों नहीं खोली, तो दोबारा खुलवाएं, कोई नहीं कर रहे। मतलब आपको खुद इस बारे में डोंट यू थिंक कि आपको खुद ज़्यादा अवेयर होना चाहिए और डॉक्टर से सवाल पूछें कि भाई ये क्या सिलसिला है। पर्टिकुलरली अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनसे भी सवाल पूछें कि आपका ये जो सारा निज़ाम है ये प्रॉपर स्टरलाइज्ड सिस्टम आपके पास मौजूद है कि नहीं। अगर डॉक्टर हो ना और ये जो आपने अताई टाइप चीज़ बताई थी वो ना, और सही डॉक्टर हो, वो बुरा नहीं मानेगा आपके पूछने को, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि आई थिंक वो एडमायर करेंगे कि भाई इतना शऊर है अगले बंदे में कि वो खुद भी इंटरेस्टेड है अपनी सेहत पे। तो ज़रूर सवाल ज़रूर किया करें। अच्छा, नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीपल लिविंग इन कराची, क्योंकि कराची में एक और हीट वेव आने वाली है, तो आपको जल्दी से इस बारे में बता दें ताकि अपने आप को आप इक्विप कर लें। और कराची में हफ्ते के आखिर पर गर्मी की एक और लहर पहुंचने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कराची में गर्मी की लहर हफ्ते से पीर तक रहेगी और दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुझे ऑलरेडी गर्मी लग रही है। हफ्ते से पीर तक दिन के औकात में समुद्री हवाएं भी बंद होने का इम्कान है। आज जुमे के रोज पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, बस हवा ना बंद हो, वरना जुमे की नमाज में जो है ना वो बहुत हब्स और गर्मी हो जाती है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म रहेगा। शहरी हीट वेव से बचने के लिए बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अगर घर से निकलें तो सर को ढांप कर रखें। डॉक्टर्स के मुताबिक सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर गीला कपड़ा लपेटने से भी गर्मी का एहसास कम होता है। शदीद गर्मी के मौसम में हल्के रंग के और ढीले कपड़े भी पहने जाएं तो गर्मी कम लगेगी आपको। ये तो कुछ टिप्स थी जो हमने आपको दे दी। और अभी बात करते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात करदार सरफराज हमारे साथ हैं। इत्ला ये है कि कराची में एक बार फिर हीट वेव आ रही है, इसकी हमने पूरी एक डिटेल दी है। अभी ये गर्मी की लहर कब तक शहर में आएगी और कितनी शिद्दत होगी इसकी? 25 मई से इम्कान है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी। वो आज सुबह हमने हीट वेव अलर्ट नंबर 2 जो है इस महीने का वो जारी किया था। इसमें ये है कि दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री के सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे और हफ्ते और इतवार के 2 दिन जो है वो टेम्परेचर यानी 40 को क्रॉस कर जाएंगे, 41 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। तो इनिशियली 3 दिन के लिए ये हीट वेव, और उसके बाद 31 मई और कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो फिर हम उसको वॉच करेंगे और देखेंगे कि इसको आगे एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं।
इसमें ये है कि इस हीट वेव के दौरान जनूब मगरिब से आने वाली जो हवाओं का सिलसिला होता है कराची के ऊपर, वो मुनक़ते हो जाएगा दिन के वक्त में ख़ासकर, और शुमाल मगरिब से आने वाली हवाएं कराची के ऊपर डोमिनेट करेंगी, तो उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन साथ साथ ह्यूमिडिटी कम होगी, हवा में नमी का तनासब कम होगा, तो उसमें जो फील लाइक टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अथॉरिटीज़ को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हमने एक तरह से एडवाइजरी इशू कर दी है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइएगा कि क्या ये हीट वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं मौसम की मुनासिबत से नॉर्मल है या इसे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी तस्वुर किया जा रहा है? नहीं, देखें नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कराची का मई के महीने का होता है 35.5, तो अभी हमने जैसे फोरकास्ट एक तरह से की है कि 41 डिग्री तक जा सकता है। तो इसका मतलब है कि 5 डिग्री से जब ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो 5 डिग्री से फॉर 3 डेज़ तो उसे हम कहते हैं कि हीट वेव आ रही है। तो 3 दिन तक ये कैफियत रहेगी कि 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच सकते हैं। तो इसी वजह से हीट वेव अलर्ट इशू किया गया है। तो यानी ये नॉर्मल से 5 डिग्री के करीब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर होंगे, इसी पे अलर्ट जारी किया गया। सरफराज साहब, इस हीट वेव के लिए महकमा मौसमियात की आवाम के लिए क्या हिदायत हैं और हुकूमत के लिए क्या मशवरा आप देंगे? क्या हुकूमत को भी कुछ इंतजाम करने चाहिए? जी देखें, जैसे इस गर्म सीज़न के शुरू होने से पहले कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी हीट वेव के ऊपर ही, तो उन्होंने जितने उसमें हम भी मौजूद थे और उसके हवाले से उन्होंने जितनी तैयारियां की थी वो हैं मौजूद। और इसी महीने के शुरू में यानी अप्रैल के आखिरी 2-3 दिन थे और फिर 1 मई से 3 मई तक जो हीट वेव रही थी उस दौरान हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम उनके नज़र आए थे रोड्स पे। लेकिन चूँकि वो रमज़ान शुरू नहीं हुआ था, अब चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में लोगों को ये हिदायत की जा सकती है, चूँकि बेशतर लोग रोज़े से होते हैं, तो उसमें जो पीक आवर्स होते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, उन आवर्स में वो ओपन उसमें सन में ना जाएं, और अगर जाएं तो अपना सर ढांप के जाएं, हल्के कपड़े पहने। तो पानी तो चूँकि नहीं पी सकते, लेकिन ये कि ठंडी जगहों, सायादार जगहों में, बिल्डिंग की ओट में जो ट्रेडी बाहन होते हैं, जो आपके मज़दूर काम कर रहे होते हैं, उनसे ये उनको कहा जा सकता है कि वो इस तरह की एहतियाती तदाबीर करें कि उन पीक आवर्स में बिल्कुल ओपन सन के नीचे ना रहें। और हुकूमती इक़दाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ लिए होंगे। सिंध हुकूमत ने, कमिश्नर कराची ने और PDMA ने, जैसे वो अपने हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो हो सकता है कि उन्होंने आज से इस्टेब्लिश कर दिए हों कि अलर्ट हमने सुबह उनको भी इशू कर दिया था। जी बिल्कुल, हमने देखे वो सेंटर्स कायम हुए भी जगह जगह। बहुत शुक्रिया आपका। एक बात तो इन्होंने कह दी सरदार सरफराज साहब ने भी कि आपने अपने लिए कहीं छांव, शेडो जरूर ढूंढना है। और इसी बात में एक बात का ना मुझे अफसोस भी हुआ कि अब हम बिल्डिंग्स की छांव की बात करते हैं। एक ज़माने में इस छांव का कॉन्सेप्ट सिर्फ दरख्तों के साथ एसोसिएटेड था कि किसी दरख्त की छांव में, दरख्त तो माशाल्लाह कराची शहर में जितने बचे हैं वो आपके सामने ही हैं, और जो हैं भी मुझे उनकी छांव जो है वो ऐसा नज़र आती नहीं है। और फिर यहाँ बारिश नहीं होती ना तो वो गंदे गंदे से हो जाते हैं, मतलब इट्स नो फन एक्चुअली, बट एनीवे यू विल बी एबल टू फाइंड शेड। आपने डायरेक्ट सन के नीचे, सूरज के नीचे नहीं होना। That is it from today, और इंशाल्लाह अब हम आपसे 2 दिन बाद मिलेंगे। Yep. Enjoy your weekend. खुदा हाफिज़।